हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी ग्रामर माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी ग्रामर में वाक्य विश्लेषण टॉपिक है जो करेंगे। वाक्य विश्लेषण किसे कहती हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, कितने उदाहरण होते हैं, कितने प्रकार में इसे विभाजित किया गया है, इन सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। वाक्य विचार की परिभाषा है शब्दों का समूह है जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो। क्या है कि कोई भी शब्द, किसी भी शब्दों का जो समूह है, इकट्ठा, समूह का अर्थ होता है इकट्ठा बच्चों, शब्दों के समूह है का पूरा पूरा अर्थ निकलता हो, वाक्य कहलाता है। और वर्णों के मिलने से शब्द और शब्दों के मिलने से वाक्य का निर्माण होता है। हमें इस परिभाषा में दिया गया है कि शब्दों का समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो वहां क्या होगा, वाक्य कहलाता है वह हमारा। और वर्णों के मिलने से, किसके मिलने से, वर्णों के मिलने से हमारा क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। वाक्य शब्द है जो इसका निर्माण होगा। और हमने यहाँ उदाहरण में लिखा है, सबसे पहला उदाहरण हमने यहाँ प्रयोग किया है कि राम पुस्तक पढ़ता है। सेकंड नंबर पे लिखा है मोहन जयपुर चला गया। थर्ड नंबर ऑप्शन उदाहरण पे लिखा है राजस्थान वीरों की भूमि है। हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट नंबर पे लिखा है कि राम पुस्तक पढ़ता है, सेकंड नंबर पे लिखा है मोहन जयपुर चला गया, और थर्ड नंबर पे लिखा है राजस्थान वीरों की भूमि है। जो ये सभी हमें दे दिए गए हैं, ये सभी शब्दों के समूह हैं, पूरे अर्थ को प्रकट करते हैं, अतः ये क्या है, वाक्य है। वाक्य किसे कहेंगे, जो शब्दों के समूह है का पूरा अर्थ प्रकट करेगा। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य कंप्लीट है हमारा, क्योंकि इसमें हमें पता चल गया है कि शब्दों के समूह का अर्थ है जो पूरा पूरा प्रकट हो रहा है। इसी प्रकार मोहन जयपुर चला गया, ये कंपलसरी है बात कि मोहन चला गया जयपुर। इसी प्रकार राजस्थान वीरों की भूमि है, ये बात भी हमें पता है कि ये वाक्य जो हमें दिया गया ये भी कंप्लीट है। क्यों, क्योंकि इसमें दिया गया कि राजस्थान वीरों की भूमि है तो है। इसी प्रकार नेक्स्ट हमें नई लाइन में दिया गया है वाक्य में शब्दों का निश्चित क्रम भी होता है। क्या दिया गया है, वाक्य में शब्दों का निश्चित क्रम भी होता है। जैसे कि पहले कर्ता होगा, फिर कर्म, और उसके बाद जो क्रिया है वह आएगी। सबसे पहले कोई भी शब्द, किसी भी वाक्य में कोई भी शब्द होंगे उनका एक निश्चित क्रम होगा। सबसे पहले कर्ता आएगा, सेकंड नंबर पे कर्म आएगा, और फिर उसके बाद जो क्रिया होगी वह क्रिया हमारे यहाँ आएगी। फिर हमने यहाँ लिखे हैं कि वाक्य के अंग, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के 2 प्रकार के अंग होते हैं बच्चों। सबसे पहला है उद्देश्य अंग, फिर है हमारा विधेय। वाक्य के 2 अंग है, सबसे पहला उद्देश्य है, सेकंड नंबर पे है विधेय। उद्देश्य जो है वाक्य का अंग, इसकी परिभाषा में दी गई है। उद्देश्य की परिभाषा में दी गई है, उद्देश्य की परिभाषा है वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। किसी भी बात को कहने के लिए जो उद्देश्य होता है, आसान सी बात है कि वाक्य में जिसके संबंध में या जिसके बारे में कुछ भी कहा जाएगा उसका एक उद्देश्य होगा। इसी प्रकार विधेय की भी परिभाषा है, उद्देश्य अथवा कर्ता के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। क्या लिखा है बच्चों हमने, विधेय की परिभाषा, उद्देश्य अथवा कर्ता के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है, कर्ता के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे उदाहरण पे सबसे पहले हम लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। क्या लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, तो इस वाक्य में क्या है, जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य है। इसमें एक क्या है, उद्देश्य की परिभाषा है कि वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, किसके संबंध में कहा जा रहा है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जा रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू क्या हो गए, एक उद्देश्य हो गए। और भारत के प्रधानमंत्री ये क्या हो गया, एक वाक्य हो गया। वाक्य की परिभाषा जिसमें कर्ता के संबंध में, किसके संबंध में बात कर रहे हैं हम, भारत के प्रधानमंत्री है जो, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तो एक उद्देश्य हो गए, और भारत के प्रधानमंत्री विधेय वाक्य है। कौन सा वाक्य होगा बच्चों, विधेय। सबसे पहले उद्देश्य की परिभाषा है जो याद होनी चाहिए। उद्देश्य की परिभाषा है कि वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहेंगे, उद्देश्य कहते हैं। इसी प्रकार विधेय की परिभाषा होगी उद्देश्य अथवा कर्ता के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम विधेय कहेंगे। तो नेक्स्ट हमने यहाँ लिखा है, सेकंड नंबर का उदाहरण हो गया हमारा कि राम विदा लिया जाता है। राम विदा लिया जाता है, राम एक क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। किसी भी
वाक्य या शब्द को कहने के लिए किसी भी उद्देश्य की आवश्यकता होती है। इसीलिए राम एक उद्देश्य है, विदा लिया जाता है ये विधेय है। और उद्देश्य की परिभाषा जो हमने यहाँ की है, उद्देश्य की परिभाषा है वाक्य में जिसके संबंध में, वो कोई भी वाक्य है जिसके संबंध में कुछ कहा जाए वह क्या होगा, उद्देश्य है। और विधेय की परिभाषा है कि उद्देश्य अथवा कर्ता के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। और इसकी परिभाषा हमने लिखी है, किसी भी वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों भी होते हैं बच्चों। क्या लिखा है हमने इसकी परिभाषा, कि किसी भी वाक्य में, कोई भी हमें वाक्य दे दिया जाए उसमें विधेय भी हो सकता है और उद्देश्य भी हो सकता है। दोनों जो शब्द है कह सकते हैं कि दोनों प्रकार है जो एक ही वाक्य में उपयुक्त हो सकते हैं, किंतु कभी कभी इनमें से कोई भी पूरा या आंशिक रूप से छिपा ही रहता है एक दूसरे के पीछे। उद्देश्य किसी भी भाव के पीछे छुपा होगा या विधेय किसी भाव के पीछे छुपा हो या किसी वाक्य के पीछे। इसी प्रकार हमें दिया गया है कि किसी भी वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं, किंतु कभी कभी इनमें से कोई भी पूरा या आंशिक रूप से छिपा ही रहता है। फिर हमने यहाँ लिखा है बच्चों नेक्स्ट, वाक्य के भेद। नेक्स्ट लिखा है वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। हमने सबसे पहले हमने कितने पढ़े थे, वाक्य के अंग पढ़े थे, और वाक्य के अंग होते हैं 2, उद्देश्य और विधेय। ये क्या दिया गया है हमें, उद्देश्य के, सॉरी बच्चों, ये है हमारे वाक्य के भेद। और वाक्य के भेद को 3 भागों में विभाजित किया गया है। और सबसे पहला है विधानार्थक। विधानार्थक की परिभाषा है जिस वाक्य में किसी भी कार्य के होने अथवा काम के करने का बोध हो। क्या होगा, किसी भी वाक्य में किसी भी काम को करना और काम को करने का या होना, वो क्या है, एक विधानार्थक है या विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है उदाहरण में, कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है, छात्र है जो कार्य भी हो रहा है और इसमें काम का बोध भी हो रहा है। हमने परिभाषा लिखी है, जिस वाक्य में किसी काम के होने अथवा काम के करने का बोध हो वहां विधानार्थक होगा। यहाँ क्या है, छात्र पढ़ रही है, कार्य कर रही है और कार्य होने और काम भी कर रही है। इसी प्रकार यहाँ क्या है, विधानार्थक। लिखा था भेद वाक्य का, वह है निषेधार्थक या नकारात्मक। निषेधात्मक और नकारात्मक, इसकी परिभाषा है जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने अथवा न करने का बोध हो वहां नकारात्मक वाक्य होते हैं। क्या लिखा हमने, निषेधार्थक और नकारात्मक की परिभाषा, जिस वाक्य में किसी भी कार्य के न होने का, किसी भी वाक्य का न होने का और न करने का बोध हो वहां नकारात्मक होगा। नकारात्मक के शब्द से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, हमारा नकारात्मक का अर्थ होता है इसमें कोई भी काम न होना या कोई कार्य न होना, संभव ही न हो। इसी प्रकार उदाहरण में दिया गया है, मनोरमा गाना नहीं गाती है। नहीं गाती, नहीं शब्द आया, ये नकारात्मक के लिए आया है। इसी प्रकार ये जो हमारा है उदाहरण, ये निषेधार्थक और नकारात्मक का उदाहरण है। फिर हमने 3rd नंबर पे लिखा है इच्छार्थक, जो क्या है, वाक्य का भेद, लास्ट भेद है इच्छार्थक। और इसकी परिभाषा बच्चों हमने लिखी है, जब किसी भी वाक्य में इच्छा, आशा और शुभ कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है उस वाक्य को इच्छार्थक कहते हैं। इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार जब किसी भी वाक्य में इच्छा, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होगा वहां इच्छार्थक शब्द होगा। जैसे उदाहरण में लिखा है, आप प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण है। आप प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण है, इसमें क्या है, एक आशा है, शुभ कामना भी हो रही है। इसी प्रकार यहाँ इच्छार्थक शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर हमने यहाँ लिखा है 4 नंबर पे आज्ञार्थक। आज्ञार्थक का शब्द का अर्थ है कि जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, आदेश, उपदेश या अनुरोध का बोध हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। हमने इसके शब्द से पता चल रहा है कि आज्ञार्थक का हो गया कि जिन वाक्यों से हमें कोई आज्ञा, अनुमति, आदेश, उपदेश या अनुरोध का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, आज्ञार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि उठो और अपने काम में लग जाओ, उठो, जागो और प्रयत्न करो, इस प्रकार के जो शब्द है वो एक आज्ञा देने के लिए प्रयुक्त हुई है। प्रश्नवाचक 5 नंबर का दिया गया है भेद। इसमें दिया है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या लिखा है हमने, जिस वाक्य में प्रश्न जो पूछा जाता है, जैसे कि आज तुम शाम को खेलने क्यों नहीं आए, आज शाम को तुम खेलने क्यों नहीं आए, ये एक प्रश्नवाचक शब्द है। इसी प्रकार 6 नंबर पे हमें दिया गया है संदेहार्थक। संदेहार्थक जो शब्द दिया गया है,
संदेह का क्या अर्थ होता है? किसी भी कार्य के होने का संदेह हो, प्रकट हो या कोई आभास हो, वहां क्या होगा? संदेह। इसी प्रकार इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य में किसी के कार्य के होने का संदेह का आभास हो उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि शायद गोपाल कल यहाँ आ जाएगा, शायद वह कल जयपुर जाएगा। इस प्रकार के जो शब्द हैं जिसमें कोई आभास हो या संदेह हो, वहां संदेहार्थक शब्द का प्रयोग होगा। 7 नंबर पे हमें दिया गया है संकेतार्थक। संकेत का किसी भी वाक्य की ओर संकेत करना या किसी भी वस्तु की ओर संकेत करना संकेतार्थक के अंतर्गत आएगा। हमने यहाँ लिखा है, जिस वाक्य में किसी भी कार्य के होने में किसी भी शर्त का संकेतार्थक वाक्य होगा। क्या लिखा है? कि जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह का आभास होगा, ये क्या हो गया? संदेहार्थक। और संकेत की परिभाषा होगी, जिस वाक्य में किसी भी कार्य के होने में किसी भी शर्त का संकेत हो, किसी भी शर्त का संकेत होगा, वहां क्या होगा? संकेतार्थक वाक्य होंगे बच्चों। इसी प्रकार हमने यहाँ उदाहरण लिखा है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। ये वाक्य है जो हमारे संकेतार्थक शब्द के अंतर्गत आएंगे। 8 नंबर जो है हमारा लास्ट भेद वाक्य का, उसमें लिखा है विस्मयादि बोधक। इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, भय, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कि आह कितना रमणीय दृश्य है। इसी प्रकार एक और उदाहरण का हम यहाँ लेंगे, जैसे कि हे राम। हे राम जो शब्द दिया गया है हमें, इसमें कौन सा चिन्ह लगा है? हमारा विस्मयादि। इसमें क्या हो रहा है? एक भय हो रहा है, आश्चर्य भी हो रहा है। इस प्रकार के जो शब्द है हर्ष, शोक, भय, आश्चर्य, वो हमारे विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था बच्चों, हमने आज क्या किया था? आज का टॉपिक था हमारा वाक्य विश्लेषण। इसके अंतर्गत हमने इसकी परिभाषा की थी और परिभाषा में था वाक्य का समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो, वाक्य कहलाता है। वर्णों के मिलने से, शब्द और शब्दों के मिलने से क्या होगा? हमारा वाक्य बनेगा। वर्ण मिलेंगे तो क्या होगा? शब्द बन जाएगा, और शब्द मिलेंगे तो क्या होगा? वाक्य बनेगा बच्चों। उदाहरण का प्रयोग किया है। ये सभी शब्दों के समूह को अर्थ को प्रकट करते हैं और ये क्या होते हैं? वाक्य कहलाते हैं। और वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य की परिभाषा है, वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहलाता है। और विधेय की परिभाषा है, उद्देश्य अथवा कर्ता के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय होता है बच्चों। इसी प्रकार हमने उदाहरण के तौर पे भी इन्हें समझा है। फिर हमने नेक्स्ट किया है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद है जो 8 प्रकार के हैं। कितने भेद है बच्चों? वाक्य के 8 भेद हैं जो हमने यहाँ लिखी हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार विधानार्थक है, निषेधार्थक या नकारात्मक है, इच्छार्थक भी दिया गया है। 4 नंबर पे आज्ञार्थक, 5 नंबर पे प्रश्नवाचक, 6 नंबर पर संदेहार्थक और 7 नंबर पे हमें दिया गया है संकेतार्थक और 8 नंबर पे विस्मयादि बोधक। इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक था, आज क्या किया हमने? आज का टॉपिक है हमारा वाक्य विश्लेषण। और वाक्य विश्लेषण जो हमारा टॉपिक था ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक करेंगे। वाक्य विश्लेषण के जो बचे हुए रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद है जो 2nd नंबर की क्लास में हम करेंगे। धन्यवाद बच्चों।